IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी जो है वो मिड जुलाई तक देगा और मुआहदे के तहत अब सुनते जाएं बिजली जो है वो मज़ीद महंगी हो जाएगी, टैक्सेस में मज़ीद इजाफा होगा और पहले से टैक्स देने वाले इसका मज़ीद बोझ उठाएंगे, उन पे मज़ीद बोझ ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा क्योंकि आपको पता ही है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत ने कोई इकदामात ही नहीं लिए। मतलब मैं तो कहती हूँ सब कुछ छोड़ दो, अगर इसी चीज़ पे पूरा कंसंट्रेट किया जाए ना तो हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये पता नहीं कब कोई समझेगा। एनीवे जी, आसान अल्फाज में महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और हुकूमत 9 माह का रिलीफ हासिल करने पर खुशी तो ऑब्वियसली मना रही है, लेकिन ये याद रखें कि इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम ज़रा ये गेज नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमने कड़वे घूंट पी लिए हैं वो उस पे हम बस हो जाएगी हमारी, या फिर अभी हमें मज़ीद कड़वे घूंट पीने हैं, या फिर हम कड़वाहट का क्या स्टैंडर्ड होगा कि अगर ये मुआहदा ना होता तो बहुत सारे कड़वे घूंट लिटरली हमारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन चलिए हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि मुआहदा हो गया। हम वैसे तो हम यूँ कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा मौजूद था। और वैसे तो ये कोई बहुत खुशी की शादियाने बजाने की बात नहीं होती कि एक मुल्क की इतनी बुरी हालत है और इतने पतले हैं उसके हालात के IMF के कर्जे पे वो रिलाई कर रहा है और उसको मिल जाने के ऊपर जश्न मना रहा है। मतलब ये हालत आ चुकी है, इमेजिन कीजिए ये हालत क्या, ये लेवल आ गया है। सो ये लेवल आ गया है। लेकिन अच्छा जी, माहिर मईशत हमारे साथ हैं और वजारत ख़जाना के साबिक मुशीर हैं डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि हमें काफ़ी दफ़ा हमारे शो पे भी होते हैं, हमें समझाते भी हैं। आज भी उनसे बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लें कि पाकिस्तान को IMF डील मिल गई, भाई बहुत मुबारक हो। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का ऑब्वियसली हम कहेंगे कि उसी का नतीजा है कि सब कुछ हुआ है। तो क्या हम ये कहें कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया है? ये कहना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टल गया है, डिले हुए, या अब इट्स ओवर, अब इसकी कोई डर की बात नहीं रही? कोई भी मुल्क माली चैलेंज में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स पे खड़े हुए थे। और याद रखिए कि ये भी अगर चाइना ने आपको बैक स्टॉप ना किया होता, इससे मेरा मतलब क्या है, रीप्रोफाइलिंग भी की उन्होंने अपनी रकम की रीफाइनेंसिंग भी आपको करके दी, तो इस वक्त रिजर्व्स बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे होते और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत बढ़ा हुआ होता। अब आने वाले 8-9 माह में आपने देखा है कि IMF के ये 1 अरब डॉलर, इसके साथ साथ आपको 3 अरब डॉलर आपको मिल जाएगा अपने मल्टीलैटरल पार्टनर से। सो ये तो एक मिनिमम स्टोरी है जो बिल्ड हो रही है। फिर आप प्रोजेक्ट लोन्स और कर सकते हैं और हो सकता है कमर्शियल लोन्स भी आपको कुछ मिलना शुरू हो जाएं। इससे पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो अगले 9 माह अगर पाकिस्तान प्रोग्राम में रहता है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, याद रखिए कि पिछला प्रोग्राम इनकम्प्लीट ख़त्म हुआ था, तो पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो बिल्कुल टल जाएगा फॉर द कमिंग 9 मंथ्स। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस डील की एक सर्टनली कीमत होगी जो आवाम को ही देनी होगी। अब हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने में तो एज सच कोई कर नहीं रही है, काम नाकाम ही है। आपको भी क्या ऐसा ही लग रहा है? आने वाले दिनों में महंगाई कहाँ तक पहुँचती हुई देख रहे हैं आप? इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमारी होगी, क्योंकि अदरवाइज़ खुलकर तो हमने कहना नहीं है कि ताज़े टैक्स दें, ये कारोबारी अफराद टैक्स दें, क्योंकि वो वोट बैंक है, वो वोट बैंक है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, पर इसका जो काउंटर सवाल है वो ये है कि अगर ये डील ना होती तो तब क्या होता। देखें, अगर ये डील ना होती और खुदा न खास्ता पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो बढ़ा हुआ रहता, सप्लाई साइड कमज़ोर रहती, इन्फ्लेशन तब भी ज़्यादा रहती, अगर आपके डॉलर्स ना आ रहे होते, आपके रुपए की कदर जो है वो और वीक हो जाती, महंगाई तब भी ज़्यादा होती। और फिर अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती कि हम पेमेंट ना कर पाते तो पाकिस्तान में शॉर्टेजेस हो जाती और बहुत तकलीफ होती। दूसरी साइड ये है कि ऑफ कोर्स आप अगर अच्छे फैसले करते, उनसे मेरा क्या मतलब है, आप टैक्स नेट बढ़ाते, आप रिटेल पे टैक्स लगाते, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाते, आप अपना कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी लगाते, तो आप अगर ये सब चीज़ें करते तो आपको वो टैक्सेस जैसे सुपर टैक्स है या इनकम पे आपने वेजेस पे टैक्स लगाया वो ना लगाना पड़ता। अभी ये बात दुरुस्त है कि आपको एनर्जी की जो एडमिनिस्ट्रेड कीमतें हैं, आप पेट्रोल पे आपको लेवी बढ़ाना पड़ेगी। एक आपके पास एनर्जी का बोथ पावर में भी और गैस में भी अभी एक हाइक आने वाला है, पर ये डिटर्मिनेशन नेपरा और ओगरा ने की हुई है। IMF सिर्फ आपको कह रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, मेरा ख्याल है आपको ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी।
तो अवाम को अपना तर्ज ज़िंदगी जो है उसको बहुत संभाल के चलना है, क्योंकि अभी आने वाले 2-3 माह जो हैं अभी भी मुश्किल के रहेंगे। अच्छा, ये भी बातें आपने बता दी और साथ ही हम अपने नाज़रीन को भी ये बता दें और आपसे भी ये पूछ लें कि 9 माह का जो अरसा है वो बस देखते निकल जाएगा। तो इतना लंबा अरसा नहीं है और हुकूमत ख़ुद भी 1.5 माह की ही रह गई है। तो इतने अरसे में ऐसे क्या मेजर्स हैं, इकदाम हो सकते हैं जो पाकिस्तान का माशी फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सकें? पाकिस्तान को अब तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये 23वां IMF का प्रोग्राम है। IMF ICU का डॉक्टर है। हमने 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ दिए। ऑल्सो द लास्ट वन जो इसमें शामिल है वो भी इनकम्प्लीट रहा। एक प्रोग्राम 13-16 का कंप्लीट हुआ। एक तो जाके अपना एनालिसिस कीजिए कि पिछला प्रोग्राम जो है वो इनकम्प्लीट क्यों रहा, पिछले प्रोग्राम में डिलेज क्यों आए, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इस प्रोग्राम को स्टैंड बाय अरेंजमेंट को कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले नंबर 2, आप एक नए प्रोग्राम की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में तब्दील करना पड़ेगा। यानी कि स्टैंड बाय से हमें जाना पड़ेगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में और बड़ा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अपने डेट रीप्रोफाइलिंग पर काम कीजिए, वो ज़रूरी होगा बिफोर वी गो इनटू एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अदरवाइज IMF में आस्क फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो शायद पाकिस्तान को उसमें नहीं जाना चाहिए। फिर अपने स्ट्रक्चरल कामों पे तवज्जो दीजिए। पर ये सब करने के लिए आपको एक नेशनल एक्सपर्ट्स की टीम बनाना पड़ेगी। मेरे ख्याल में हैविंग रन द 13-16 प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जब तक हम ये बाईपास नहीं करते सिस्टम को और एक एक्सपर्टीज़ नहीं क्रिएट करते जैसी फैटफ में की या जैसी NCOC में की, तो ही हम कामयाब होकर डिलीवर कर पाते हैं। हमें इस दफ़ा भी इस तरह का कोई काम करना चाहिए ताकि हम एक प्रोजेक्ट बनाकर IMF अगले प्रोग्राम्स जो EFF का है, जो हमारा स्ट्रक्चरल वर्क है, ये सब कर सकें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब। 13-16 के अलावा 23 हमने किए हैं ना प्रोग्राम, और उसमें से 21 हमने इनकम्प्लीट छोड़े हैं। इस पर भी ज़रा गौर करना चाहिए। सोचने वाली बात है, वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, हो गया, लेकिन किसी के साथ आप काम कर रहे हो और आपने कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो और 21 बार आपने ना किया हो, वो क्यों दे आपको दोबारा? मतलब इट्स अ वेरी बेसिक सवाल। वो आपको क्यों मुंह लगा? आप अपने ऊपर रख के सोच लें। एग्जैक्टली, वो आपको क्यों लगा? बट इसको बिल्कुल आप ना माइक्रो लेवल पे ले आए। आप पिटे रोएं, उससे गिड़गिड़ाएं कि दे दो, बस हमें दोबारा प्रोग्राम दे दो। बड़ी बात है कि वो आपको दोबारा दे दे, वरना क्यों दे? अच्छा, आप किसी को कर्जा दे रहे हो और आप साथ में ये कह रहे हो उसे कि भाई अपने अपने मामलात सेट करो, क्योंकि जिंदगी कर्जों पे तो नहीं गुजारी जा सकती, और वो आपसे हर दफा वादा कर रहा हो और फिर आप लेते वक्त हाँ अभी हम सेट कर देंगे, हम बेहतरीन करेंगे, आप देखिएगा, अब हम थोड़ी करेंगे, करके दिखाएंगे, हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, अब हम अचानक से पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर देंगे क्योंकि हमारी हुकूमत जाती हुई हमें नजर आ रही होगी, अब हम और बहुत से इक़दाम नहीं कर देंगे जिससे हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, अब हम टैक्स नेट में नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो भी हमारा वोट बैंक है, और वो 23वीं दफा वो आपके पास दोबारा आ जाए, आप उसके साथ क्या करेंगे? मतलब फिर आप सजदे में ही गिर जाएं कि दे दिया उन्होंने फिर भी आपको ये, क्योंकि ऑनेस्टली आई शुडंट से इट, फॉरगेट इट, आई एम नॉट गोइंग टू से इट। खुद ही देख लें आपके सामने, क्यों कोई दे।